जय हिंद दोस्तों। ये हम आज वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। बीए बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उसके यूनिट फर्स्ट है, उसका जो सिलेबस है उस पे हमने वीडियो बनाया है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था और कई बच्चे कह रहे थे कि सर रिविज़न करवा दीजिए, तो हमने सोचा चलो यूट्यूब के माध्यम से रिविज़न करवा देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग वीडियो देखेंगे और सहयोग के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन नेक्स्ट वीडियो के लिए बना रहे कि आप लोगों के लिए हम बना दें। भाई इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए तो इतना तो कर सकते हो ना। तो ये यूनिट फर्स्ट है, सिलेबस जो इसमें दिया गया है उसको हमने पूरा कवर किया है इस वीडियो में, ताकि ब्रीफ में आप लोग समझ में जाए। हाँ अच्छा, एक बात और, ये एक PDF फॉर्म में हमने बनाया है, तो इसको आप देखते जाइएगा। हम अलग से इस PDF को आपको भेज देंगे, तो वीडियो देखने के बाद में इसको पढ़ लेना, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। पहले यूनिट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, किसके बारे में आएगा और हमें क्या लिखना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सिलेबस में आपके कौटिल्य, दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, BR अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, गांधी इकोनॉमिक्स के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने ब्रीफ में इनका परिचय दिया है। क्या परिचय है? कौटिल्य हमारे जो हैं एक भारतीय विचारक हैं, ठीक है ना, प्राचीन भारतीय विचारक है, ठीक। प्राचीन भारतीय विचारक यानी बहुत पहले थे, ईसा पूर्व की बात हो रही है। इनका नाम है विष्णुगुप्त भी नाम है, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ठीक। इसे लगभग 321 से 326 ईसा पूर्व में लिखा गया था। और ये पुस्तक जो है विभिन्न प्राचीन विचारकों का क्या है? संग्रह है। इसे खुद कौटिल्य ने बताया है, क्लियर। इनके आर्थिक विचार क्या थे उनको हम देख लेते हैं। तो कौटिल्य ने जो बताया है अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि अर्थशास्त्र हमारा एक निरंतर चलने वाला क्या है? क्रम है। एक निरंतर चलने वाला क्या है? क्रम है, जिसका संबंध धर्म से है। धर्म का मूल, सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। देखो बस यही समझ लो। इन्होंने क्या कहा कि जो अर्थ है, ऐसे ना समझो, पहले सुख, आदमी सुख प्राप्त करना चाहता है तो सुख आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर धर्म होगा, और धर्म का निर्वहन तभी कर सकते हैं जब आपके पास धन होगा। देखो जुड़ गया ना। सुख के लिए आपके पास धर्म हो और धर्म के लिए आपके पास धन हो, तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ धर्म का तात्पर्य मानवता से है, सद्भावना से है, ईमानदारी से है, ठीक है ना, परोपकारिता से है, कि जैसे आप चोरी नहीं करेंगे, ईमानदार रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, इन सब चीज़ धर्म से मतलब है। पीठ पीछे कोई काम नहीं करेंगे, ठीक। तो आपको अर्थशास्त्र एक चलने वाला निरंतर क्रम है जिसका संबंध धर्म से है। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल क्या है? अर्थ है, क्लियर। फिर जो धन है ये हमारा भौतिक धन आगे उन्होंने बताया है। भौतिक धन में क्या क्या आता है उसको बताया है, तो आप पढ़ लीजिए, पदार्थ बहुमूल्य धातुएं। फिर ये धन कैसे अर्जित करें? तो धन जो है श्रम के द्वारा अर्जित किया जाए, यानी मेहनत से अर्जित किया जाए, अन्यथा वो धन हमारा क्या है? बेकार है। धन के लिए कौन कौन से श्रम में काम किया जाए? तो आप कृषि कीजिए यानी खेती कीजिए, पशुपालन कीजिए यानी गाय पालिए, भैंस पालिए दूध के लिए, और व्यापार कीजिए। 3 काम आप कर सकते हैं, जिसमें कृषि को इन्होंने सर्वोत्तम माना है। क्या माना है? कृषि को सर्वोत्तम स्थान दिया है, ठीक। आगे फिर इन्होंने स्वतंत्र व्यापार और श्रम को महत्व प्रदान किया कि आप व्यापार कर सकते हैं और श्रम के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने व्यापारियों के लिए अलग से कहा है कि यदि आप व्यापार करते हैं तो जो घर की वस्तुएं हैं, स्थानीय वस्तुएं हैं, उस पर 8% और जो विदेशी वस्तुएं हैं उस पर 10% लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना।
इन्होंने फिर आगे राजस्व के बारे में बताया। राजस्व का मतलब सरकार की आय जिसके द्वारा अपना प्रशासन चलाते हैं, ठीक है ना। तो सरकार, कौटिल्य ने कहा है कि सरकार के लिए खर्च के लिए राजस्व जरूरी है, लेकिन ये राजस्व सरकारी उद्योगों, सरकारी व्यवसाय से आता है तो अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इससे रोजगार पैदा होंगे और किसी व्यक्ति पे अनावश्यक कर का बोझ नहीं पैदा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर कर लगाना भी है तो आगे इन्होंने बताया है कि कर साल में मात्र एक बार लगाया जाए। दूसरा, कर लोगों की योग्यता के अनुसार हो। क्या हो? योग्यता के अनुसार हो, ठीक है ना। और क्या कहा है इन्होंने? और कहा है कि जो राज्य हो वो कैसा हो? कल्याणकारी हो। कैसा हो? कल्याणकारी हो, जो उत्पादन, वितरण व उपभोग को सुचारू रूप से संचालित करता है, उसमें सहयोग करता है। यानी कि लोग उत्पादन कर सकें, कोई वस्तु उत्पादित करें, उसको वितरित कर सकें बाज़ार में, और खाने वाले भी उसे क्या खरीद सकें। ऐसे कल्याणकारी राज्य में होना चाहिए। एक बात और कौटिल्य ने कहा है कि जो अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो 15% तक ब्याज लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कौटिल्य के बारे में है। PDF है, आप इसे दोबारा पढ़ भी सकते हैं, वीडियो को भी दोबारा आप देख सकते हैं। फिर दादा भाई नौरोजी इसी यूनिट में दिया हुआ है। तो दादा भाई नौरोजी हमारे प्रथम भारतीय प्रोफेसर हैं, किसके? गणित शास्त्र के। इनका जन्म जो है 4 सितंबर 1825 को मुंबई के गरीब परिवार में हुआ था। इनकी जो मेन पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसी पुस्तक में इनके आर्थिक विचार हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनका आर्थिक विचार है वो है ड्रेन थ्योरी, उत्सारण सिद्धांत। ड्रेन थ्योरी कुछ नहीं, नाम पे कठिन है, उस पर मत जाओ। ड्रेन थ्योरी का मतलब भारत में जो पैसा होता था, अंग्रेज लोग उसे उठा के अपने देश यानी इंग्लैंड या कहो ब्रिटेन चले जाते थे। इस कारण मेहनत यहाँ के लोग करते थे और धन अंग्रेज लोग अपने देश ले जाते थे। इसी को उत्सारण सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने कहा है। इसी के तहत उन्होंने बताया है कि भारत में लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अंग्रेजी लोग माला माल होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्सारण सिद्धांत की जो थ्योरी है यानी ड्रेन थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी ने दी थी, जो भारत में धन विदेशों को जा रहा है उसकी व्याख्या करता है, ठीक है ना। इसे बहिर्गमन सिद्धांत भी इसीलिए कहा गया है, बहिर्गमन सिद्धांत। दूसरा, नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। किसकी गणना थी? राष्ट्रीय आय की गणना की थी। सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि 1867 में भारत की जो आय है 34 रुपये होनी चाहिए, जो 20 रुपये थी। लगभग 50% और होनी चाहिए थी, ठीक है ना। फिर हमारे जो आते हैं रोमेश चंद्र दत्त जो हैं, ये भी हमारे एक विचारक हैं, अर्थशास्त्री हैं। इनका परिचय हम देख लेते हैं। इनका जन्म 1848 में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में, एक बंगाली परिवार में। 1869 में इनका जन्म भारतीय सिविल सेवा में हो जाता है। प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फेमाइन्स इन इंडिया, फेमाइन मतलब सूखा, भारत में सूखा। इसी फेमाइन्स इन इंडिया में रोमेश चंद्र दत्त ने भारतीय कृषि को बताया है कि ये उपजाऊ नहीं है, इसमें नवीन विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, नई तकनीकी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्पादन हमारा क्या है? पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा था कि भारत में बार बार अकाल पड़ते हैं, भारत में बार बार अकाल पड़ते हैं, इसलिए यहाँ प्रति व्यक्ति आय काफ़ी क्या है? कम है, ठीक है ना। ये इन्होंने अपनी किताब में बताया था। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण पॉइंट के जो हमको मालूम होना चाहिए, प्रशासनिक व्यय, इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो कर है वो कृषि पे लगाते हैं। कौन? अंग्रेज लोग। और जो आय होती है उसको अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं या विदेश भेज देते हैं या प्रशासनिक व्यय कर लेते हैं। कृषि का पैसा कृषि में नहीं लगाते हैं, इसलिए भारतीय कृषि व्यवस्था और ख़राब होती जा रही है। ये कहा था रोमेश चंद्र दत्त ने, ठीक है ना। आगे हमारा भीमराव अम्बेडकर जी आ जाते हैं, इसी यूनिट में इनका उल्लेख है।
हम लोग जल्दी से ब्रीफ देख लेते हैं। हाँ, ये PDF आपके पास रहेगी, तो इस PDF को आप पढ़ के और समझ सकते हो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, इनका परिचय देख लेते हैं पहले। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। स्थान महू मध्य प्रदेश में, हिंदू महार जाति में, और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। विदेश में अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। संविधान की ड्राफ्ट समिति के इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। पहले न्याय एवं कानून मंत्री थे ये। अंतरिम सरकार 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद अंतरिम सरकार में इनको पहला न्याय एवं कानून मंत्री बनाया गया था। आर्थिक विचार इनके अलग नहीं हैं, लेकिन देश के विकास के संबंध में कह सकते हैं कि इन्होंने अनुच्छेद 370 का विरोध किया था, जो भी हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में हटाया था, ठीक है ना। उसका इन्होंने विरोध किया था कि अनुच्छेद 370 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वहाँ का आर्थिक विकास बाधित होगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर का। और समान नागरिक संहिता के समर्थक थे, अनुच्छेद 44, जिस पर अभी बातचीत चल रही है। समान नागरिक संहिता का मतलब कि सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। शादी है, ब्याह है, क्रिमिनल केस हैं, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके ऊपर एक जैसा कानून लागू होगा, ठीक है ना। और इन जो भारतीय रिजर्व बैंक आज के देख रहे हो ना, इसके गठन में अंबेडकर जी ने अपने विचार दिए थे। हिल्टन यंग आयोग जो है, हिल्टन यंग आयोग बनाया गया था किस लिए? भारतीय रिजर्व बैंक के गठन के लिए। तो इसमें इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उनके लिए इन्होंने संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तब आपको तुम्हारे अधिकार मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारी हैं। आगे हमारे राम मनोहर लोहिया जी आ जाते हैं, ये इनके बारे में दिया हुआ है। तो राम मनोहर लोहिया का जो जन्म है 23 मार्च 1910 को हुआ था। कहाँ पर? अंबेडकर नगर जिला, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आपने नाम सुना होगा। हमारे जो वर्तमान सपा पार्टी है, लोहिया जी का नाम बहुत लेती रहती है, कहती उनके हम आदर्श विचारों पे चल रहे हैं। तो ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, यानी कि देश की आज़ादी में इन्होंने अपना योगदान दिया था। इसलिए उनको जननायक यानी कि लोगों का नायक, समाजवादी विचारक और एक राजनीतिक चिंतक माना जाता है। लोहिया के जो विचार हैं वो कार्ल मार्क्स और गांधी से क्या प्रभावित थे, यानी कि कार्ल मार्क्स के विचार इनको पसंद थे। पुस्तक इनकी जो मेन थी, अर्थशास्त्र मार्क्स के आगे। मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स के आगे अर्थशास्त्र हमारा कैसा हो, उसके संबंध में था। आर्थिक विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। सामूहिक संपत्ति बढ़ाने पर जोर, कि अकेले की संपत्ति ना बढ़े, सामूहिक संपत्ति बढ़े, यानी कि जो हमारे देश में लोग रहते हैं, शहर है तो शहर की संपत्ति बढ़े, गांव है तो गांव की संपत्ति बढ़े, यानी कि सामूहिक, जैसे रोड अच्छे हों, अच्छे पार्क्स हों, विद्यालय अच्छे हों, अस्पताल अच्छे हों, सामूहिक, जहाँ सभी लोग जाकर के सेवाएँ लेते हैं, वो संपत्ति हमारी बढ़नी चाहिए। कुटीर और छोटे समूहों के जो उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। प्राथमिक शिक्षा या उसको मिडिल क्लास शिक्षा कह सकते हैं, मुक्त और अनिवार्य होनी चाहिए। इनका कहना था कि सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा क्या हो, प्राप्त हो। अर्थव्यवस्था में स्थानीय भाषा का प्रयोग हो। अर्थव्यवस्था में स्थानीय भाषा प्रयोग होगी तो अर्थव्यवस्था का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। हाँ, और इन्होंने एक बात कही, जो स्त्रियां हैं अपना आदर्श माता सीता को ना मान के द्रौपदी को माने, क्योंकि द्रौपदी ने संघर्ष किया था, ठीक है ना। लास्ट जो हमारे विचारक हैं, प्रमुख विचारक हैं, गांधीवादी अर्थशास्त्र, गांधी जी के विचार। तो परिचय देख लो। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। 30 जनवरी 1948 को इनके दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी जाती, गोली मार दी गई थी, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। ये सत्य, अहिंसा एवं विश्व बंधुत्व की भावना से
काम कर रहे थे, इसी का प्रचार किया। सत्य यानी सत्ता सत्य बोलो, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, बंधुत्व यानी भाईचारे को बढ़ावा देना है। रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, इससे काफ़ी प्रभावित थे इनके विचारों से। आर्थिक विचार क्या हैं? तो गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं, इनकी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यूथ इंडिया हरिजन में मिलते हैं। सबसे पहला जो आर्थिक विचार है, आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनने का मतलब कि हम अपनी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं स्वयं से प्राप्त करेंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्म माने स्वयं पर निर्भर। जैसे भोजन की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे, कपड़े की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे, मकान की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। इसे स्वावलंबी बनना भी कह सकते हैं। आगे के इसमें हमने लिखा है कि ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाना, कम से कम भोजन और वस्त्र देश से प्राप्त हो, यानी कि कम से कम आप भोजन और वस्त्र देश से प्राप्त कर लो, कोई अदर चीज़ विदेश से मंगाओ, अन्यथा मत मंगाओ। अहिंसक अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए। उद्योगों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब कि उद्योग एक जगह ना हो, एक उद्योग शहर में हो, तो एक गांव में हो, एक कस्बे में हो, एक मीडियम क्लास शहर में हो, यानी हर जगह पे उद्योग होने चाहिए। मशीनों का प्रयोग। अच्छा, यहाँ मशीनों के प्रयोग को गांधी जी का विरोधी कहा जाता है। तो गांधी जी मशीनों के विरोधी नहीं थे, गांधी जी उन मशीनों के विरोधी थे जिनमें श्रम का नुकसान होता है। जेसीबी नहर खोद दी, उसके विरोधी थे। लेकिन आपके काम को आसान बनाए, कहीं जाना है आपको बाइक, उसके विरोधी नहीं है, आप बैठ गए कहीं, काम आसानी से हो रहा है, ठीक है ना। ग्रामों का पुनर्जन्म यानी गाँवों को पुनः जिंदा किया जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए, वहाँ अस्पताल खोले जाएं, वहाँ पार्क्स बनाए जाएं, वहाँ पे स्कूल खोला जाए, वहाँ पे फल के बगीचे लगाए जाएं, ताकि वहीं फल पैदा वहीं लोग खाएं, बाहर से कुछ न मंगाना पड़े उनको। सबसे बड़ी बात जो आज भी होती है, खादी उद्योग। खादी उद्योग हमारा सूत से बनाए जाते हैं। तो हमने लिखा है, हाथ से काते गए और बुने गए कपड़े को खादी कहते हैं। यानी खादी किसे कहते हैं? जो हाथ से काते जाएं और बुने गए कपड़ों को। कच्चे माल के रूप में कपास, रेशम या ऊन का प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें चरखे पर काट कर धागा बनाया जाता है, उसे हम खादी कहते हैं। तो गांधी जी खादी उद्योग के समर्थक थे, इससे क्योंकि इसमें रोजगार बहुत लोग को मिलता है, कई लोग इन्वॉल्व रहते हैं खादी बनाने में, ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, न्यायधारिता का सिद्धांत, ये हमने भी क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप। ये सिद्धांत में कुछ नहीं है, ये सिद्धांत कहता है कि जो पूंजीपति जिनके पास पैसा है वो पूंजी के संरक्षक हैं, वो पूंजी के मालिक नहीं। से अडानी हमारे यहाँ हैं, अनिल अंबानी हैं, तो गांधी जी के अनुसार ये लोग पूंजी के संरक्षक हैं, उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं, वो जनता के लिए है, वो जनता के हित में नए नए उद्योगों में निवेश करें, सभी लोग लाभ उठाएं। तो ट्रस्टीशिप के रूप में काम करें, विश्वास के रूप में काम। इनके अनुसार पूंजी केवल पूंजी के संरक्षक हैं, पूंजी का उपयोग समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। और इनका एक आखिरी विचार था, सर्वोदय, सबका उदय सबका विकास, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है, यूनिट फर्स्ट। आपके बीए थर्ड सेमेस्टर में टोटल 8 यूनिट है। हम प्रयास करेंगे कि 8 यूनिट का एक एक वीडियो बना के आपका रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना। आपसे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमको अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।